हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। पूर्व में आप स्वर संधि तो सीख चुके हो। अब सीखते हैं हम व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि के लिए पहले हम ये जानते हैं कि व्यंजन संधि में होता क्या क्या है। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन का भी मेल होता है, व्यंजन और स्वर का भी मेल होता है, और स्वर और व्यंजन का भी मेल होता है। ये देखो, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। यहाँ पर ये व्यंजन और ये स्वर है। यहाँ ये स्वर है और ये व्यंजन है। देखा ना? तो इस प्रकार से 3 परिस्थितियाँ होती है, तभी हम उनको व्यंजन संधि भी कहते हैं। अब हम व्यंजन संधि को जानने के लिए पहले जानते हैं कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन अगर हम कहें तो पहले वर्ग को हम नाम देते हैं क वर्ग। क वर्ग में होते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। दूसरा वर्ग है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पांचवा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। इस प्रकार 5 वर्ग होते हैं। ठीक है। इसमें से जो पहले ये क और ख होता है, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, इनको हम कहेंगे अघोष व्यंजन। क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन। और ये जो पीछे वाले हैं, इनको हम कहेंगे घोष व्यंजन। कैसे? कि कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। देखो, होता है क्या, हम देखते हैं ग, घ, ङ होता है गले में कंपन। हाँ, देखो झ, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म होता है ना। तो इनको हम कहेंगे घोष व्यंजन। इसके अलावा य, र, ल, व इनको भी, और ह को भी, और स्वर को, इन सब को हम घोष व्यंजन कहेंगे। और ये जो पहली 2 लाइनें हैं, इनके व्यंजन को स को स और विसर्ग, इनको हम कहेंगे अघोष व्यंजन। ठीक है। तो ये हमारे व्यंजन सीखते हैं, तो इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो पहले वाले लाइन वाले जो शब्द व्यंजन है ना, ये कंठ से, क से बोले जाते हैं। देखो, बोल के देखो तो क, ख, ग, घ, ड, अंग आ रहा है ना कंठ से। और दूसरे वाले ये देखो, तालु से, हमारे तालु कर जीभ लगती है। च, छ, ज, ज, ञ लगती है ना तालु को। और ये जो उसके बाद वाले ट वर्ग वाले हैं, ये देखो तालु के पास, ये जो दांत के पास जो कठोर जगह है ना, वहाँ पर देखो हमारी जीभ स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, ढ, ण है ना। और त दांत को अड़ता है। देखना, त वर्ग वाले अक्सर बोलते हैं ना वर्ण, तब देखो दांत को छूते हैं, इसलिए उनको हम कहेंगे दंत्य। त, थ, द, ध, न। और ये प वर्ग वाले जो वर्ण हैं, वो होठ छूते हैं। देखो प, फ, ब, भ, म। ठीक है ना। तो इनको हम ओष्ठ भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये संधि, व्यंजन संधि कैसे बनती है। ये देखो, जैसे एक है शब्द हमारा दिक् प्लस अंत। ठीक है। ये बन गया दिगंत। कैसे बना? कि ये जो क है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और ये ग में बनता है। तो ये क का बन गया ग, और ये अंग था, ये देखो ये ग में मिल के दिगन बन गया, और ये बन गया दिगंत, है ना। तो इस तरह से दिगंत बन गया है। अब ऐसा क्यों बना? ये व्यंजन संधि का एक नियम है कि जब अघोष, ये सारे अघोष है ना, ये अघोष, ये देखो क में आया अघोष, अघोष व्यंजन के अंदर अगर घोष व्यंजन जुड़ता है, ये रहा देखो, ये अघोष में ये घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में घोष व्यंजन जुड़ते हैं या स्वर जुड़ता है, तो जो अघोष व्यंजन है वो घोष व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। ये जो अघोष है क है, ये ग में परिवर्तित हो जाता है। हुआ ना यहाँ पर? तो ये है अघोष व्यंजन संधि का नियम।
तो देखो अगर खाली क की बात नहीं है, क जो घोष अघोष है उसका घोष व्यंजन बनता है ग, च का ण, ज, ठीक है, ट का ड, ये त का द, प का ब। ये देखो ये जो हमारा जो पहली लाइन था ना उसके ये तीसरी लाइन वाले ये सारे हैं ना इसके घोष है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि अघोष जो व्यंजन थे वो बदल जाते हैं घोष में, ठीक है। अगर ये सब हमें घोष अघोष याद न रहे ना तो आप सीधा तीसरा वर्ण ले सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जहाँ पर पहले वर्ण वाले आए, ये जो पहले वर्ण वाले सारे आए तो इनको हमें बदल देना है तीसरे वर्ण में, ठीक है। ये याद रखना है, पहले की जगह क्या कर लेना है तीसरा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये याद रह गया। तो कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये है प्राक प्लस ऐतिहासिक बराबर बन गया प्राग ऐतिहासिक, वाक प्लस देवी बराबर वाग देवी, पृथक प्लस धर्म बराबर पृथक धर्म, ऋक प्लस वेद बराबर ऋग्वेद, वणिक प्लस व्यापार बराबर वणिक व्यापार, अच प्लस अंत बराबर अजंत, सट प्लस अंग बराबर षडंग, सट प्लस यंत्र बराबर षड्यंत्र, ठीक है। तो ये देखा ना, ये क, च, ट, त, प ये पहली लाइन वाले शब्द यहाँ आ रहे हैं और ये रूप परिवर्तित हो के ये घोष बन रहे हैं। ये देखो ये क्या बन रहे हैं, ये यहाँ, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है। अब हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, ये देखिए कि द क्या है, द में अगर ये अघोष व्यंजन जुड़ते हैं क, त, थ, प, स तो ये द परिवर्तित हो जाता है त में, ठीक है। उद प्लस कृष्ट बराबर उत्कृष्ट पर परिवर्तित हो गया ना, द बन गया त, है ना। तद प्लस काल बराबर तत्काल, उद प्लस तीर्ण बराबर उत्तीर्ण, विपद प्लस काल बराबर विपत्काल, उद प्लस स्थान बराबर उत्थान, उद प्लस सव बराबर उत्सव, है ना। तो ये क्या देखा हमने कि ये द है वो परिवर्तित हो जाता है त में, ठीक है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, पिछले वाले नियम में हमें ध्यान रखा था कि पहला वर्ण था प्रथम वर्ण बन गया था तीसरा वाला, ठीक है। यहाँ क्या ध्यान रखना है कि त बदल जाता है द, ये इसमें क्या ध्यान रखना है कि द बदल जाता है त में, ठीक है। ये देखो द बदलता है ना यहाँ, तो ये दूसरे नियम में ये बात। अब है हमारा तीसरा नियम अनुनासिक व्यंजन संधि। कौन सी है तीसरी हमारी, अनुनासिक व्यंजन संधि। उसमें पहले हम जानते हैं कि अनुनासिक कहते किसको है। देखो जो हमारे व्यंजन थे क, ख, ग, ग, है ना, उसका जो पांचवा था ना अंग वो ये रहा यहाँ, ये अनुनासिक है। च, छ, ज, झ ये पांचवा ये अनुनासिक है। ट, ठ, ड, ढ ये पांचवा ण अनुनासिक है। त, थ, द, ध न अनुनासिक, प, फ, ब, भ म अनुनासिक। तो ये जो पांचवी यहाँ जो लाइन होनी चाहिए थी ये हमारे यहाँ है, इसको हम कहेंगे अनुनासिक, ठीक है। और इसके अलावा जो अनुनासिक नहीं है उनको हम कहेंगे निर्नुनासिक, ठीक है। तो इस तरह पहचान हो गई अनुनासिक कौन से हैं और निर्नुनासिक कौन से हैं। तो अनुनासिक व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि इसके दो प्रकार के भेद होते हैं, उत्तर अनुनासिक और पूर्व अनुनासिक। उत्तर अनुनासिक में ये होता है कि क, ट, त, द में म न जुड़ता है, जबकि पूर्व अनुनासिक में म में ये सारे व्यंजन जुड़ते हैं।
बस ये दोनों फ़र्क है। यहाँ म पहले होता है, यहाँ म बाद में होता है। ये अंतर ध्यान रखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये है दिक प्लस नाग, ठीक है। तो ये न अनुनासिक है, तो बन गया दि नाग, ठीक है। यहाँ वणिक प्लस नीति न अनुनासिक, तो ये वणि नीति बन गया, ठीक है। सट प्लस मास म अनुनासिक सन्मास बन गया, ठीक है। ये सट प्लस मुख सन्मुख बन गया है ना, ये बन गया ना, क का अंग बनता है। वैसे जगत प्लस नाक बराबर जगन्नाथ, ये देखो त है वो न में परिवर्तित हो गया। सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग, उद प्लस नयन बराबर उन्नयन, ये देखो त का न बन गया ना। उद प्लस मुख बराबर उन्मुख, ठीक है। और सत प्लस मान बराबर सम्मान, दिक प्लस मुख बराबर दिग्मुख, श्रीमत प्लस नारायण बराबर श्रीमन नारायण। तो यहाँ आपने देखा ना कि ये जो अनुनासिक नहीं है, ये जो वर्ण है, ठीक है, क ट त द, इनमें अगर ये म न अनुनासिक जुड़ते हैं तो ये बन जाते हैं, इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रकार में हम देखते हैं कि जब आगे म आता है, आगे म आता है और उसके बाद उसमें जुड़ते हैं ये जो अनुनासिक नहीं है वो व्यंजन, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अंग में, अण में और न में। ये देखिए, देखते हैं अलम, ये म आया, ये देखो म आया, तो और उसमें ये आ गए निरअनुनासिक, ठीक है। तो ये बन गया अलंकरण। अलंकरण को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। अहम प्लस कार बराबर अहंकार, ये पहले ऐसे लिखते थे अहंकार, लेकिन बाद में उसका रूप परिवर्तित किया गया और उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग होने लग गया, ठीक है। पम प्लस चम, ये देखो म यहाँ इस तरह से होता था, लेकिन हम लिखते हैं इसको इस प्रकार, पंचम। सम प्लस चय बराबर संचय, ये देखो इस प्रकार लिखा जाता है। दम प्लस ड बराबर दंड, दंड को हम ऐसे भी लिखते हैं। परम प्लस तू बराबर परंतु, ये परंतु। सम प्लस तोष बराबर संतोष, ये इस तरह से लिखते हैं। सम प्लस धी बराबर संधि, ये देखो ऐसे लिखते हैं। सम प्लस न्यासी बराबर सन्यासी, सन्यासी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि भाई म में अन्य वर्ण आ रहे हैं, ठीक है। अन्य कौन से, जो अनुनासिक नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप सारी व्यंजन संधि के नियम सीख गए ना, तो आगे के नियम हम आगे के पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलो, फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और ये देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के भी लिंक दिए गए हैं। आप सारे स्वर संधि की वीडियो भी इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।